उसकी मुख मुद्रा कठोर हो गई थी और हाथ में लिया पेन कागज पर दबता चला गया। खट की आवाज़ हुई तो मिहिर चौंक कर बोला, ओ मम्मी, आपने फिर पेन की निब तोड़ दी। आप बॉल पेन से क्यों नहीं लिखती? अब तो उसी का ज़माना है। मिहिर के सुझाव को अनसुना कर वे बेटे के हाथ को अपनी गर्दन से निकाल कर बालकनी में चली गई। बिना कुछ कहे सुने यो माँ का बाहर निकल जाना मिहिर को बेहद अजीब लगा था, पर इस तरह का व्यवहार वे आजकल हमेशा ही करने लगी हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। आज ही क्या हुआ था भला? वह ऑफिस से लौट कर आया तो पता चला मम्मी उसके ही कमरे में हैं। वहाँ पहुंचकर देखा तो वे उसकी स्टडी टेबल पर झकी हुई देख रही थी। मिहिर ने कुर्सी के पीछे जा शरारती अंदाज में उनके गले में बाहें डालकर किसी पुरानी फिल्म के गीत की एक कड़ी गुनगुना दी थी। तेरा बिटवा जवान हो गया है माँ, मेरी शादी करवा दे। इतनी सी बात में इतना गंभीर होने की क्या बात हो सकती है? वे तो पेन की नीब को कागज पर कुछ उसी अंदाज में दबाती चली गई थी जैसे किसी मुजरिम को मृत दंड देने के बाद जज नीब को तोड़ दिया करते हैं। इस समय मिहिर सीधा दीपा से मिलकर आया था और आज उन दोनों ने और भी शिद्दत से महसूस किया था कि अब एक दूसरे से दूर रहना संभव नहीं है। फिर अब परेशानी भी क्या थी? उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। अमेरिका से लौट कर आने के बाद तनख्वाह भी बहुत आकर्षक हो गई थी। फ्लैट और गाड़ी कंपनी ने पहले ही दे रखे थे और फिर अब वह बच्चा भी नहीं रहा था। उसके संगी साथी कब के शादी कर अपने बाल बच्चों में व्यस्त थे। अब तक तो खुद मम्मी को ही उसकी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों उसकी शादी के मामले में वे खामोश हैं। यद्यपि अमेरिका जाने से पहले वे अपने से ही एक बार शादी का प्रसंग उठा चुकी थी, पर उस समय उसके सामने अपने भविष्य का प्रश्न था। वह करियर बनाने के समय में शादी के बारे में कैसे सोच सकता था? उसे ट्रेनिंग के लिए पूरे 2 वर्षों तक अमेरिका जाकर रहना था और मम्मी इस सच्चाई को जानती थी कि किसी भी लड़की के लिए ब्याह के तुरंत बाद सालों के लिए अकेली छोड़ जाना युक्त संगत नहीं लगता। सो हल्के फुल्के प्रसंगों के अलावा उन्होंने इस विषय को कभी जोर देकर नहीं उठाया था। यही स्वाभाविक था। वही उसने कभी भी माँ से दीपा के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं समझती। सोचा था जब समय आएगा बता ही देगा, पर अब हालात बदल चुके हैं। अपने संस्कार जनित संकोच के कारण यह बात वह साफ साफ माँ से कह नहीं पा रहा था, परंतु आसर तो यह है कि माँ भी अपनी ओर से उसे समझ नहीं पा रही थी। हंसी मजाक में वह कुछ इशारे भी करता तो उनकी भाव भंगिमा से लगता कि वे इस बात को बिल्कुल समझती ही ना हो। मम्मी का व्यवहार बड़ा बदला बदला सा है आजकल। अचानक ही मानो उन पर बुढ़ावा छा गया है, जिससे उनके व्यक्तित्व में एक तरह की बेबसी का समावेश हो गया है। चुप भी बहुत रहने लगी हैं वे। वैसे ज़्यादा तो कभी नहीं बोलती थी। उनका व्यक्तित्व संयमित और प्रभावशाली था, जिससे आसपास के लोग जल्दी ही प्रभावित हो जाते थे। हालात ने उनके चेहरों पर कठोरता ला दी थी, फिर भी उसके लिए तो ममता ही छलकती रहती थी। वह जब 3-4 साल का रहा होगा तब किसी दुर्घटना में पिताजी चल बसे थे। मायके और ससुराल से किसी तरह का सहारा न मिलने पर मम्मी ने कमर कस ली और जीवन संग्राम में कूद पड़े। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जीवन के प्रति बेहद व्यवहारिक नज़रिया था। छोटी सी नौकरी और मामूली सी तनख्वाह के बावजूद उसको कभी याद नहीं कि उसके भोजन या शिक्षा के लिए कभी पैसों की कमी पड़ी हो। इशारों की उतनी ही इज्जत करता था जितनी बचपन में शायद उनकी ममता में ही वह ताकत थी, जिसने उसे कभी गलत राह पर जाने ही नहीं दिया। मनचाहा व्यक्तित्व मढ़ा था उसका और फिर अपने कृतित्व पर फूली न समाई थी। पर यह सब विदेश जाने से पहले की बात है। अब तो मम्मी को बहुत बदलाव हुआ सा पा रहा था। वह अच्छी खासी बातें करते करते एकाएक वितुष्णा से मुंह फेर लेती हैं। हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी कभी कभी होता है। 30 पर से पेन तोड़ने की जिद उसने स्पष्ट देखा है। नींव अपने से नहीं टूटती, जानते बूझते दबाकर तोड़ी जाती है। उस दिन एक और भी अजीब सी घटना हुई थी। वह गहरी नींद में था, पर अपने ऊपर कुछ गीला कुछ वजनी एहसास होने से उसकी नींद टूट गई थी। उसने देखा कि मम्मी फूट फूट कर रोई जा रही थी, छोटे बच्चे की तरह। उसका चेहरा हथेलियों में भर कर और अस्फुट स्वर में कुछ बड़बड़ा रही थी, पर उसकी आंखें खोलते हुए पहले की तरह खामोश हो गई। वह लाख पूछता रहा, पर केवल यही कहकर चली गई कि कुछ बुरा सपना देखा था उसने इतने सालों में। पहली बार मम्मी को रोते हुए देखा था। जिसने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें सही हो वह सपने से डर जाए, क्या ऐसा भी होता है?
इधर दीपा का मम्मी से मिलने का इसरार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ते तलाश रहे थे और वह मिहिर के बारे में किसी से कुछ कहने से पहले एक बार मम्मी से मिल लेना चाहती थी। पर मम्मी का स्वभाव उसे कुछ रहस्यमय लग रहा था, इसीलिए मिहिर पोसापेश में था और कोई रास्ता निकाल नहीं पा रहा था। एक बार उसके मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं घर में किसी दूसरी औरत के आने से माँ डर रही हैं कि स्वामित्व का गर्व बटाना न पड़ जाए। उसे अपना यह विचार इतना छोटा लगा कि मन खराब हो गया। अपना घर मानो काटने को दौड़ रहा था। कुछ समय किसी मित्र के साथ बिताने की सोच मिहिर बाहर निकल गया। मिहिर उनके व्यवहार से उपता कर घर से निकल गया है, यह उन्हें भी पता है, पर वह भी क्या करें। उनका तो सब कुछ स्वयं ही मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। अंधेरों के अतिरिक्त और कुछ उत्साह भरी यह हरी भरी खूबसूरती बालकनी, जिसके कोने कोने को सजाते संवारते हुए कभी थकती ही नहीं थी, आज काट खाने को दौड़ रही है। हालांकि यह जगह उन्हें बहुत पसंद थी। यहाँ से सब कुछ छोटा पर बहुत खूबसूरत दिखता है, कुछ उसी तरह जैसे कर्तव्य की नुकीली धार पर से जिंदगी अब मखमलों पर उतर आई थी। शायद अब जीने की लुत्फ लेने का समय आ गया था। नौकरी छोड़ चुकी थी, इसीलिए उनके पास खूब सारा समय था। रच रच कर अपने घर को सजाया था उन्होंने। उसी उत्साह में मिहिर का 2 साल के लिए अपने से दूर जाना भी उनको इतना नहीं खला था। उसे अपनी ज़िंदगी को रास्ते दिखाने हैं तो हाथ आए मौके लपकने तो पड़ेंगे ही। वे क्यों अपने आंसुओं से उसका रास्ता रोकें। यह भी सोचा था कि जैसे जीवन भर केवल अपने सहारे ही खड़ी रहीं, बुढ़ापे में भी अपने ही सहारे रहेंगी। मानसिक स्तर पर बेटे पर इतनी आश्रित नहीं होंगी कि उनका वजूद उसे बोझ नजर आने लगे। आर्थिक स्तर पर तो उनकी कोई खास ज़रूरतें ही नहीं थी। जीवन भर ज़रूरतों में कर्तव्यरोध करते करते अब तो वह सब आदत में आ चुका है। हाँ, समय का सदुपयोग करने के लिए आसपास के ड्राइवरों, मालियों और नौकरों के बच्चों को इकट्ठा कर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था और व्यस्त हो गई थी। सब कुछ सुखद और बेहद सुंदर था, पर क्या पता था कि खुशियाँ इतनी क्षणिक होती हैं। एक दिन मेकअप से पुता एक अनजान चेहरा उनके पास आया था। उन्होंने उसे आसर से देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पर कोमलता का नामो निशान न था। उसने बताया था कि वह अर्चना प्रकाश मिहिर की प्रेमिका है। उन लोगों ने सभी सीमाएं पार कर ली थी। अब उसका अतिक्रमण का बीज उसके गर्भ में पल रहा है। पर मिहिर अमेरिका से ना उसकी चिट्ठी का जवाब देता है, ना फ़ोन पर ही बात करता है। सब तरह से हार कर अब वह उनकी शरण में आई है। क्या इन परिस्थितियों में फंसी हुई किसी परेशान लड़की की आंखें इतनी निर्भीक हो सकती है? यह सोचकर उन्होंने उसे डांट कर घर से बाहर निकाल दिया था। पर तब भी शक का बीज तो मन में पड़ ही चुका था। उन्होंने यह भी सोचा कि लड़की के बारे में जांच पड़ताल करेगी और अगर नादानी में मिहिर से कोई गलती हुई है तो इसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। अपने मिहिर के बारे में उनके मन में आगाज विश्वास था। अर्चना गुस्से से फुफकारती हुई कह गई थी, मैं हाथ में आत्महत्या कर लूँगी और आपके बेटे को जेल भिजवा कर रहूँगी। अर्चना तो गुस्से में कहकर चली गई है, पर उसके बाद कई प्रश्न उनके दिमाग में उभरते रहे कि कैसा प्रेम होता है यह आजकल का। प्रेम का मतलब एक दूसरे के लिए जान दे देना या दूसरों को अपने ऊपर जान देने को मजबूर करना। एक मुंह छिपा कर अमेरिका जा बैठा है तो दूसरी जेल भेजने के लिए जान देना चाहती है। अगर कोई तुमसे मुंह मोड़ ही बैठा है तो क्या धमकियों के माध्यम से उसे अपना सकोगी? दबाव में अगर रिश्ता कायम हो ही गया तो कितने दिन चलेगा और कितना सुख देगा? वैसे क्या मिहिर जैसे समझदार लड़के की पसंद इतनी उथली हो सकती है? ये तो समझती थी कि गरजते हुए बादल कभी बरसते नहीं, पर उस पागल लड़की ने तो सचमुच जान दे दी। उसके मरने की खबर से वे एकाएक ही खुद को गुनहगार समझने लगा खुद उन्होंने ही तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी है। उसने उन्हें अपने दुख सुनाए और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसी दिन उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या उनके लिए अविश्वसनीय थी। महानगरों में आधुनिक जीवन जीती हुई ये लड़कियां क्या इतनी भावुक हो सकती हैं कि गर्भ ठहर जाने पर इन्हें आत्महत्या करनी पड़े? जबकि आजकल तो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां सहेली के घर रुकने का बहाना करके गर्भपात करा आती हैं और घर वालों को पता तक नहीं चलता। पर हर तरह की लड़कियां होती हैं। हो सकता है कि वह मिहिर से इतनी जुड़ गई हो कि उसे खो देने की कल्पना तक ना कर सके। पर उसकी आंखों की वह सातिर चमक कैसे भूली जा सकती है? तो क्या कोई बदला लेने को इतना पागल हो सकता है कि अपनी जान पर ही खेल जाए? पर नहीं,
यह गलती खुद उनसे हुई है। अपने पक्ष में लाख दलीलें दें वह, पर एक भावुक निर्दोष लड़की को समझने में भूल कर बैठी हैं वे। अपनी बहू के साथ साथ अपने अजन्मे पोते को भी मृत्यु दे चुकी हैं। अब इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? उसके शव से ही माफ़ी मांगने को जी चाहा था। एक बार उसके चेहरे को ध्यान से देखने का मन किया था, और शायद यह भी पता करना था कि वह पागल लड़की उनके बेटे के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर गई। इसीलिए वे बदहवासी अस्पताल में पहुंच गई थी। वहां जाकर कुछ और ही पता चला कि वह आत्महत्या से नहीं बल्कि एड्स से मरी थी। एड्स, यह जानते ही उनके मन में एक नया डर समा गया। वे सोचने लगी कि कहीं मेरे मिहिर को भी तो नहीं हो गया यह रोग। ऐसा लगता तो नहीं, देखने में तो वह बिल्कुल स्वस्थ लगता है। छिपते छिपाते जहाँ से भी संभव हुआ वे इस असाध्य रोग के बारे में जानकारी एकत्र करती रहीं, और पता चला कि इसके कीटाणु कभी कभी तो 6 वर्ष तक भी शरीर के अंदर निष्क्रिय बैठे रहते हैं। फिर जब हमला करते हैं तो जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है यह रोग, और संबंध तो असुरक्षित ही रहे होंगे जो वह गर्भवती हो बैठी। कुछ भी नहीं बचता इस रोग के बाद सिवाय मौत के। मौत मिहिर की नहीं, इसके आगे वे नहीं सोच पाती। दिमाग की चक्कर खाने लग जाता है। वे अपने आप को अपने बेटे की सच्चरित्रता का विश्वास दिलाना चाहती हैं, पर मन का डर हटता ही नहीं। वैसे भी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की फिक्र बढ़ती ही जाती है। 30 पर से ऐसे भयंकर रोग का अंदेशा। मिहिर की शादी के लिए जो भी रिश्ता आया उन्होंने उल्टे हाथ लौटा दिया। अर्चना प्रकाश को तो उन्होंने अनजाने में मृत्युदंड दिया था, पर अब जानते बूझते एक अनजान लड़की को मौत के मुंह में कैसे धकेल दे। पर मिहिर का क्या करें जो उनके व्यवहार से भरमाया हुआ है। कैसे वे बेटे से कहें कि तेरी जिंदगी में अब तो गिनती के दिन ही बचे हैं। कोशिश करती हैं कि सामान्य दिखे, पर इतना सटीक अभिनय कोई कर सकता है क्या? उठते बैठते वह इशारा करता है कि मम्मी शादी करा दूं। पर क्या करें वे, क्या जवाब दें? और फिर एक दिन एक लड़की को ले आया मिहिर उनसे मिलाने। साधारण शकल सूरत की नाजुक सी लड़की दीपा थी। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया। क्या सोचती हैं ये लड़कियाँ? कोई कमाता खाता कुंवारा लड़का मिल जाए तो मक्खियों की तरह गिरती जाएंगी उस पर। एक ही ऑफिस में साथ काम करती हैं तो क्या मिहिर के पुराने किस्से ना सुने होंगे? सब भूल कर जान देने को तैयार बैठी हैं इस फ्लैट, गाड़ी और तनख्वाह के पीछे। पैसों के लिए वे क्या मृत्युदंड देंगे किसी को? थोड़े थोड़े भौतिक सुखों के लिए लोग स्वयं को मृत्युदंड देने को तैयार रहते हैं, और इस मिहिर को क्या लड़कियों के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं? यही सब सोच कर वे दीपा के साथ काफ़ी रुखाई से पेश आई थी, और उतरा मुँह लिए मिहिर के उसे वापस पहुंचा आया था। लौट कर उनके सामने आया तो उसकी आंखों में एक कठोर निश्चय चमक रहा था। वे समझ रही थी कि आज वे उसके प्रश्नों को टाल नहीं सकेंगी। डर भी लग रहा था, मन ही मन तैयारी भी करती जा रही थी कि क्या कहेंगे और कितना कहेंगे। मम्मी, दीपा बहुत रो रही थी। मिहिर के स्वर में उदासी थी। रोने की क्या बात थी? उन्होंने कड़ा रुख अपना कर बोला था, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़कों के साथ घूमती फिरती रहती हैं। क्या बात करती हो माँ? वह मुझे प्यार करती है। मैं उसे तुमको दिखाने के लिए लाया था। क्या होता है यह प्यार वार? अपना अपना स्वार्थी है ना? क्या चाहिए था उसे? फ्लैट, गाड़ी, रुपया, यही ना? नहीं मम्मी, तुम उसे गलत समझ रही हो। हम तो एक दूसरे को उसी समय से चाहते हैं जब मैंने मामूली तनख्वाह पर यह नौकरी शुरू की थी। मिहिर इस तरह से उनके सामने झूठ बोलेगा यह सोच भी नहीं सकती थी। तैस में मुंह से निकल गया, यह अर्चना प्रकाश कौन थी? तुम उसे कैसे जानते हो? मेरे ऑफिस में टाइपिस्ट थी। तुम्हें कैसी लगती थी? मैं उसे ज़्यादा नहीं जानता था। अमेरिका से वापस आने पर पता चला कि उसके साथ कोई घटना घटी थी। तेरे अमेरिका जाने पर वह आई थी अयासी का सबूत लेकर। गर्भवती थी वह। क्रोध में वह तुमसे तू पर उतर आई थी। क्या कह रही हो तुम? मर गई वह तेरे लिए, और उसके बिना पर तू दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है? यह संस्कार है तेरे? ओह, तो यह बात है मम्मी। वह अच्छी लड़की नहीं थी, काफ़ी बदनाम थी। मैं उसका अधिकारी था। एक बार काम में बहुत सी गलतियां मिलने पर कुछ डांट दिया था। वह बुरा मान गई होगी शायद, और बदला लेने चली आई होगी। झूठ मत बोल। किसी लड़की के लिए ऐसे कहते शर्म नहीं आती तुझे, जिसने तेरे लिए जान दे दी? एकाएक ही उन्हें आशा की एक किरण नजर आई। वह रुधी आवाज में पूछ रही थी, सच बोल मिहिर, उससे तेरा कोई संबंध नहीं था? मेरी कसम खाकर बोल। नहीं मम्मी,
मैं तो उससे बहुत कम बार मिला हूँ, मेरा विश्वास करो। मैं उसके मरने पर अस्पताल गई थी बेटे, उसे एड्स था। यह तो छूत की बीमारी होती है। उन्होंने सहमते हुए अपना मन खोल ही डाला। मिहिर अवाक सा उनका मुंह देखे जा रहा था, फिर एकाएक हटाकर हंस पड़ा। उसने उठकर अपनी बाहों में माँ को उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। मेरी पगली मम्मी, मुझे दीपा के घर ले चलेगा आज? बेचारी सोचती होगी कि कैसी खसखुसट सास है। वे हवा में लटके लटके बोलती जा रही थी। गोल गोल घूमते हुए उसके कमरे में ताजे फूलों की खुशबू लिए बालकनी में ठंडी ठंडी हवा आकर उनके फेफड़ों में भरती जा रही थी। आज तो मृतदंड से रिहाई का दिन था। दीपा का नहीं, मिहिर का भी नहीं, खुद उनका। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।